Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know how to make a lesson plan in science. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइंस में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको लिखना होता है पाठ योजना। इसे हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं, या बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में, और इसे बहुत ही सुंदर ढंग से आपको लिखना होता है। बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे पाठ योजना 7। इसका मतलब यह है कि यह आपका 7वां पाठ योजना है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना BEd BTC DLA कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ योजना बनाते हो उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ योजना बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने विषय में लिखा हुआ है साइंस, यानी कि हम साइंस विषय में पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी पीरियड आपका होता है उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने चक्र में लिखा हुआ है फर्स्ट, यानी कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा फर्स्ट है, इसलिए हमने चक्र में फर्स्ट को लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने कक्षा में लिखा हुआ है 7th, यानी कि हम 7th क्लास के लिए पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। पाठ्य योजना बनाने के दौरान जो भी समय, जो भी टाइम, जो भी ड्यूरेशन आपके टीचर मैम के द्वारा आपको दिया जाता है पाठ्य योजना को कंप्लीट करने के लिए, उसी समय को, उसी टाइम को, उसी ड्यूरेशन को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने अवधि में लिखा हुआ है 36 मिनट, यानी कि इस पाठ्य योजना को बनाने में हमें 36 मिनट मिला हुआ है, इसलिए हमने अवधि में 36 मिनट को लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है प्रकाश, इसलिए हमने प्रकरण में प्रकाश को लिखा हुआ है। प्रकरण से मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं, इसे हम विषय का इंडेक्स, इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं, और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ कि जैसे कि आप साइंस की 20 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपनी साइंस की 20 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में आप अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, जैसे कि आप साइंस की 20 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने साइंस की 20 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना। चौथा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं, और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा हमारा होता है बोधात्मक उद्देश्य, और तीसरा हमारा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा होगा छात्रों को प्राकृतिक तथा उसमें निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों का विकास करना। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों की निरीक्षण क्रियाओं का ज्ञान कराना। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्रों को प्रकाश के गुणों से अवगत कराना। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों को प्रकाश के कुछ नियमों से अवगत कराना। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्र प्रकाश के नियमों का रेखीय निरूपण करने का गुण सीख सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारा है कौशलात्मक उद्देश्य में छात्रों की स्मरण व तार्किक क्षमता का विकास होगा। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी विषय आप बच्चों को
क्लास में पढ़ाते हैं। बच्चों को जो भी टॉपिक आप समझाने के लिए सामग्री का यूज करते हैं उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, प्रिज्म तथा कक्षा उपयोगी सामान आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बताऊं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो सभी छात्र प्रकाश व प्रकाश के नियम से संबंधित पूर्व ज्ञान रखते हैं, ऐसा आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाओगे क्रम संख्या का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्रा अध्यापक क्रियाओं का कॉलम, तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। क्रम संख्या के कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। छात्रा अध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, बच्चों जब हमारे घरों में बिजली चली जाती है तो क्या हो जाता है। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, बच्चों जब हमारे घरों में बिजली चली जाती है तो क्या हो जाता है। तो छात्र आंसर देते हैं बिजली चली जाने पर रूम में अंधेरा हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारे छात्रों से है, अंधेरा दूर करने के लिए हम क्या करते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं अंधेरा दूर करने के लिए हम टॉर्च, मोमबत्ती, लैंप आदि को जलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, टॉर्च, मोमबत्ती आदि जलाने पर क्या होता है। तो छात्र आंसर देते हैं टॉर्च, मोमबत्ती आदि जलाने पर कमरे में प्रकाश, लाइट होता है। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, प्रकाश क्या है तथा इसके नियम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक, यानी कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं आता है। प्रकाश क्या है तथा इसके नियम के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। तो पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम प्रकाश व प्रकाश के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन में आप जो टॉपिक बच्चों को पढ़ाने जाते हो, समझाने जाते हो, जिस टॉपिक के बारे में आप बच्चों को व्याख्या करने जा रहे हो, उसी टॉपिक के बारे में आप उद्देश्य कथन में लिखोगे। इसी के अकॉर्डिंग आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हो, बच्चों आज हम प्रकाश व प्रकाश के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसा आप उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करोगे, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाओगे। पहला कॉलम तो आप बनाओगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप लिखोगे प्रकाश, लाइट। छात्रा अध्यापिका क्रियाओं के कॉलम में आप व्याख्या करोगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप लिखोगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स को लिखोगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। बच्चों प्रकाश के कई स्रोत होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा और प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। प्रकाश वह भौतिक साधन है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। आइंस्टीन के विद्युत प्रभाव तथा क्राफ्टन प्रभाव के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में है, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। प्रकाश का वेग मास निर्वात में 3 × 10⁸ ml होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश धरती पर पहुंचने में लगभग 7 मिनट का समय लेता है। तीव्रता प्रकाश की चमक से संबंधित होती है। आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य जो प्रकाश का रंग निर्धारण करती है। प्रकाश में 7 रंगों को दिखना वर्णक्रम कहलाता है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं।
प्रकाश का सबसे बड़ा व प्राकृतिक स्रोत सन होता है। दूसरा पॉइंट आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हो, प्रकाश वह भौतिक साधन है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। तीसरा पॉइंट आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। चौथा पॉइंट आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हो, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ ml होता है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाओगे बोध प्रश्न का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। बोध प्रश्न के कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे, छात्राध्यापिका क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे, छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, प्रकाश का सबसे बड़ा व प्राकृतिक स्रोत बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, सन सबसे बड़ा व प्राकृतिक स्रोत है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, प्रकाश की चाल निर्वात में बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ ml मैक्सिमम होता है। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप फिर से वही सब सारी प्रोसेस को दोहराते हैं। व्याख्या करने के लिए आप फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाओगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप लिखोगे प्रकाश के गुण अथवा नियम, छात्राध्यापिका क्रियाओं के कॉलम में आप व्याख्या करोगे, छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप लिखोगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स को लिखोगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति के आधार पर प्रकाश के कुछ गुण, परावर्तन, प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नियम, आपतित किरण अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होने चाहिए तथा परावर्तन कोण व आपतन कोण का मान बराबर होना चाहिए। उदाहरण, दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना। दूसरा, अपवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम वायु से सघन जल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तीसरा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है तथा प्राप्त क्रम वर्ण क्रम कहलाता है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में पहला पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, प्रकाश के परिवर्तन में आपतित अर्थात आने वाली किरण, अभिलंब व टकराकर वापस लौटने वाली परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए। उदाहरण, दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना।
दूसरा पॉइंट से आप श्यामपट्टकार में लिख सकते हैं, अपवर्तन के नियम में अपरिवर्तित किरण तथा अपवर्तन पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सब एक ही तल में स्थित हो। तीसरा पॉइंट सब श्यामपट्टकार में लिख सकते हैं, प्रकाश की किरणों का 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। उसके बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाओगे बोध प्रश्न का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे श्यामपट्टकार का कॉलम। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं। बोध प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोध प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे बोध प्रश्न में हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, प्रकाश के कुछ नियमों के उदाहरण बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर कितने रंगों में विभक्त होता है। तो छात्र आंसर देते हैं 7 रंगों में विभक्त होता है। उसके बाद आप छात्रों को गृह कार्य दोगे। गृह कार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, प्रकाश व प्रकाश के नियमों को पढ़कर आएंगे। ऐसा आप गृह कार्य छात्रों को दे सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, और आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और मैंने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ पर मैंने आपको ड्राइव लिंक, ट्विटर लिंक और ब्लॉगर लिंक, तीनों लिंक आपको इस पाठ्य योजना की दे रखी है। आप वहां से लिंक को डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। इस पाठ्य योजना में आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैं आपके क्वेश्चन के आंसर को वहाँ पे दूँगी। और आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।